चैप्टर 1 देख रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। पहला जो डिस्कशन हम कर चुके हैं क्लास 10th में और पहले भी, तो कुछ आइडिया हमें लग गया है। ऑप्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मोशन क्या है, फोर्स क्या है, इसके फॉर्मूले देखे हमने, प्रॉब्लम सॉल्व की, ग्रेविटेशन, हीट, एनर्जी, वेव, साउंड, यूनिवर्स, इन सब के बारे में हमने जाना। अब ये सारे जो आपके कंटेंट थे, ये मोस्टली आपके फिजिक्स के थे, यानी कि ये फिजिक्स से रिलेट होते हैं। अब जैसे ही हम एक सवाल उठाते हैं कि भाई फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है, तो उसमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होती है, बायोलॉजी की बात होती है। आगे आप इस तरीके से सब्जेक्ट भी डिसाइड करते हैं। तो फिजिक्स है क्या? नेचुरल साइंसेस की अगर हम कैटेगरी इस तरीके से माने, एक नेचुरल साइंस की कैटेगरी है, तो फिजिक्स उसका एक पार्ट समझ सकते हैं, बेसिक डिसिप्लिन है या कैटेगरी कह सकते हैं इसको। फिजिक्स का मतलब यह है कि जो आपके आसपास नेचर है उसको समझना, प्रकृति को समझना, प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं उसको समझना। तो भौतिक विज्ञान एक शब्द है जो हिंदी और गुजराती में यूज किया जाता है, जो खास तौर पे आपके फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। जो साइंस जो फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ेगी, और संस्कृत की बात करें तो भौतिकी, भौतिक, भौतिक शास्त्र, इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो साइंस जिसमें एक विज्ञान जिसमें हम जो बेसिक लॉज हैं नेचर के और उनका क्या मैनिफेस्टेशन है, उनका क्या उपयोग है, वो कैसे आए और क्या क्या उसके उससे चीजें निकलेंगी, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं कि भाई ये चीज क्यों हो रही है। हर चीज जो हम, खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो माँ बाप से सवाल पूछते हैं, पापा ये कैसे हुआ, मम्मा ये कैसे हुआ। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये आगे भी हम जारी रहती है जब तक हम उसको जान ना ले पूरी तरीके से, राइट। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स हमको मिलते हैं, कुछ रिलेशन मिलती है नेचुरल फिनोमेना के साथ, और ये स्टडी रुकती नहीं है, ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। इसलिए फिजिक्स हमेशा ग्रो करता रहता है। ये जितनी भी फैक्ट्स निकल के आएंगे और थ्योरीज निकल के आएंगे आगे, आप जो देखेंगे, वो सारे फिजिक्स ने डिराइव किए हैं या फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इंग्लिश वर्ड फिजिक्स ये आया कहां से है? अब जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स का मतलब यह है कि नेचर में जो घटित हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये फिजिक्स का अर्थ ही नेचर होता है। ग्रीक में अगर फिजिक्स का मतलब निकाला जाए तो नेचर होता है, प्रकृति। फिजिक्स, स्कोप और एक्साइटमेंट। अब जैसे ही आपके टीचर क्लास में आते हैं, वो आपसे कुछ बोलते हैं, आप उन्हें सुनते हैं, राइट। हर बार ये चीज आप सुनते हैं और एक साउंड, उनकी ध्वनि आती है और आप उस चीज को समझते भी हैं। फिर अब आपने कभी सोचा कि ये साउंड आ कैसे रही है? किस तरीके से आपके कान, जो साउंड है वो उनके मुंह से जो निकल रही है, करीबन आपसे 4-5 मीटर की दूरी पे होंगे वो, और फिर वो आप सुनते भी हैं। और भी इसकी चीजें हैं, जैसे जो सीजन्स बदल रहे हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी कुछ और है, इक्लिप्स हो रहा है, टाइड्स आ रही हैं, लो टाइड, हाई टाइड। ये बाकायदा टाइड जो है डे और नाइट में रिपीट हो रही है। आप देखते हैं कि जो चंद्रमा है चमक रहा है, चांद तारे आपको दिख रहे हैं। क्या है ये? कुछ चीजें और दिख रही हैं जो बाकायदा एक इस तरीके से कि एक कपनुमा शेप बना रही हैं। आपको दिखता है दूर से, ध्रुव तारा दिखता है। अब फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा उपयोग है, बहुत अच्छा उपयोग है। जो मैथमेटिकल की थ्योरी, मैथमेटिक्स की थ्योरी, फॉर्मूला या मैथमेटिकल मॉडल हम देखेंगे, वो सारी की सारी चीज यूज होगी फिजिक्स को प्रूव करने में। एक फेमस एक कोट है कि फिजिक्स जो है वो साइंस का किंग है, राजा है। तो उसकी रानी कौन है? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने भी हम देखेंगे किसी फिजिकल इवेंट में, ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देते ही है। देखिए, जब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगी हर चीज हवा में रहेगी। मतलब आपने कुछ कह दिया, चलो भाई, आप कैसे आप मानेंगे इसको? कोई चीज को के कथन को आप प्रूव कैसे करेंगे? उसके लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए।
अगर आप कहेंगे 2+2 तभी आप 4 बोलेंगे, अगर 2+1 अगर आप 4 बोलने लगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ये बोलेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन ये बोलेंगे तो लोग मानेंगे, तो मैथमेटिक्स लगेगी ना इसमें। और जो भी हम कोई भी इवेंट है उसका प्रिडिक्शन कैसे होगा, चाहे हम प्रोबेबिलिस्टिक वे में लें, ह्यूरिस्टिक वे में लें या डिटर्मिनिस्टिक वे में लें, उसका आगे इवेंट का क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, ये भी हम मैथमेटिक्स के तौर पे ही दिखाएंगे। देखिए, जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं जब से हमारा एग्जिस्टेंस है, वो फिजिक्स के कारण आई है, फिजिक्स की स्टडी के कारण आई है। तो फिजिक्स में हम केवल फिजिकल इवेंट नहीं देखते हैं, जैसे क्या दिन में हो रहा है, सुबह क्यों हो रही है, शाम क्यों हो रही है, एप्पल क्यों नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, लेकिन और भी इसके, ये तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मैकेनिज्म को पढ़ें, जो भी ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं उसका एक मैकेनिज्म हो, ताकि उसको हम अच्छे से प्रूव कर सकें, बता सकें। देखिए, सबसे पहले जो क्वांटिटीज हैं जो भी इन्वॉल्व हो रही हैं किसी भी इवेंट में, ये हम बहुत साफ तौर पे, क्लियर तौर पे, मीनिंगफुल तरीके से बताना चाहते हैं। एम्बिग्विटी ना हो, एम्बिग्विटी ना हो, यानी कि तू रुक मत जा, तू रुक मत जा। अगर मैं तू रुक मत जा में तू रुक में कॉमा लगा दूं तो इसका मतलब है तू रुक मत जा, और अगर मैं तू रुक मत के बाद कॉमा लगा दूं तो होगा तू रुक मत जा। केवल एक कॉमा की गलती या गलती से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो ये एम्बिग्विटी हम इसकी दूर करेंगे, या कोई भी चीज ऐसी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में हम लाएंगे जो अनएम्बिगुअस हो, जिसके दो अर्थ ना निकलते हो। इसके अलावा हम चाहेंगे कि कुछ लॉज और प्रिंसिपल हो, और ये लॉ प्रिंसिपल गवर्न करेंगे वो चीज कैसे होगी। इसके अलावा हमारे पास डिराइव्ड लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं जो हम टेस्ट कर सकें। कोई भी चीज अगर आप कह दें, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, वो मान्य नहीं है जब तक इसमें कोई लॉ या प्रिंसिपल ना लगे। लॉ प्रिंसिपल तभी बनते हैं जब मैथमेटिकली प्रूवन हो। अगर यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो फिजिक्स में दो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम यूनिवर्स के पढ़ते हैं। एक तो मैटर है, वस्तु, और एक रेडिएशन है, ऊर्जा, लाइट। अलग अलग तरीके की रेडिएशंस होती है। अब हम चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल है मैटर रेडिएशन के, वो कहां से आए हैं उसका ओरिजिन पता करने की कोशिश करेंगे, और क्या इनके बीच में इंटरेक्शन है, क्या आपस में इनके बीच में रिलेशन है, और कौन से लॉज हैं या प्रिंसिपल है जो इनको गवर्न करते हैं या इनसे निकलते हैं। अगर मैटर की बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? एक एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हम अंदर जानते हैं कि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, P+N कर देता हूं। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं। नील बोर साहब ने बताया इसको। तो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और मेसॉन्स इसके अंदर है। जो एनर्जी है न्यूक्लियस की, जैसे मान लीजिए रेडियस है उसका ऑर्डर 10⁻⁻14 मीटर है। देखिए, ये 10⁻⁻14 बहुत बहुत कम होता है। तो एनर्जी कहां से आती है? इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, और क्योंकि आपस में न्यूक्लियर ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो इससे रेडिएशन भी एमिट होती है। रेडिएशन इस तरीके से निकलती है बाहर की तरफ। ये सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के सब्जेक्ट मैटर है। जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जाते हैं या पढ़ते हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं या इसके बारे में और रिसर्च करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो इसके आसपास घूम रहा है न्यूक्लियस में, उसका कुछ ऑर्बिट है, मान लीजिए उसकी रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, यहां से यहां तक इसकी ऑर्बिट मान लीजिए इतनी है। अब कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 2A2A2, ये आपने पहले देखा होगा। और इलेक्ट्रॉन्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, एटम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे फिजिक्स के अंदर आते हैं। अब एटम्स का जो इंटरेक्शन है आपस में, जो गठजोड़ है, जो इंटरेक्शन है, ये बनाता है मॉलिक्यूल्स को। एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम स्टेशनरी नहीं है, ऐसे रखे नहीं हुए, ये मूव कर रहे हैं, ये रोटेशन भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, ये एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेट भी कर रहे हैं। अब जो एटम और मॉलिक्यूल से जो रेडिएशन निकल के आ रही है, हम और अंदर जाके जान सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इससे क्या है, फिजिक्स से ही हमको बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री की समझ में आ जाती है। केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री क्या है,
और उस रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, बहुत सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं, जब ये और मिल जाते हैं, शुरुआत की हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, फिर हम एटम पे आ गए, एटम को हमने कंबाइन कर दिया, मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल और जुड़ गए, तो आपके क्या बन गए, अलग अलग फेज बन गए मैटर के। अब मैटर बन चुका है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। गैस, आप जब अपना कुकिंग ऑन करते हैं तो उससे एलपीजी निकलती है, सीएनजी गैस भरी जाती है गाड़ियों में। लिक्विड आप देखिए, पानी पीते हैं, लिक्विड है। सॉलिड, सॉलिड बहुत, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सॉलिड है आपकी। तो जो फिजिकल कंडीशन, उस हिसाब से गैस, लिक्विड और सॉलिड डिसाइड होता है कि, और जो टेम्परेचर और बाकी कंडीशन है, ये एक और चीज लेके आती है, एक चौथा स्टेट है मैटर का, गैस, लिक्विड और सॉलिड के अलावा, वो है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, अगर एक किसी मैटर का आप कहें प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट क्या होगा, जब मैटर इस एक प्लाज्मा सिचुएशन तब आती है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, किसी पे लगाया आपने, तो एक आगे की हम ये सोच रखते हैं कि भाई इससे बड़ी जबरदस्त एनर्जी निकल सकती है, हमारे उपयोग में आ सकती है। मैकेनिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैटर की हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। अब आप समझ सकते होंगे कि फिजिक्स, मैकेनिक्स हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, ये अलग अलग डिसिप्लिन है जो फिजिक्स से निकले हैं अलग अलग मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का एग्जांपल दिया था। अब मैकेनिक्स की बात करें तो ये आता है न्यूटन लॉज पे, न्यूटन लॉ की जो मोशन के जो लॉ है न्यूटन के, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वहां से मैकेनिक्स उन पे बेस्ड है। यानी कैसे जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, क्या ये रिजिड है, क्या ये पक्का है, क्या इसको डिफॉर्म कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, फोर्स क्या लगेगा, वर्क क्या इन्वॉल्व होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना जो है, किसी भी बॉडी, कोई भी आप वस्तु ले लें, वो चार्ज है या मैग्नेटिक इसमें प्रॉपर्टीज है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आती है। अब हम कभी भी कूलम साहब, ऑस्टेड साहब, एम्पियर, फैराडे और मैक्सवेल साहब को भूल नहीं सकते। और हम इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि हर बार जब भी हमारी अलग अलग यूनिट्स आएंगी तो इन साहब लोगों का नाम आएगा जिन्होंने बहुत 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 बड़ा योगदान दिया है फिजिक्स में। जैसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, आप टेलीस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप की बात करें, या कोई थिन फिल्म है वो कलर कुछ एग्जिबिट कर रहे हैं, रेनबो में आपको 7 कलर दिखते हैं, मिराज है, आप कहीं जाते हैं और आपको सामने पानी दिखता है जबकि पानी नहीं होता है, और मिरर्स और लेंसेज का इमेज बनाते हैं, ये सारे ऑप्टिक्स में आएंगे। ये सब ऑप्टिक की विधा है फिजिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मो मतलब होता है गर्मी, गर्मी वाली ऊर्जा, और डायनेमिक्स इसका मूवमेंट। तो इसमें इंटरनल एनर्जी क्या है किसी बॉडी की, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी मतलब कितना मूवमेंट हो रहा है इसमें, कितना डिस्टर्बेंस है, चाहे आप बाहर से उस पर काम करें या अंदर ही कुछ उस मैटर में काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में आती है। क्या हीट इंजन की एफिशिएंसी है, आपके रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा ठंडा कर रहा है, क्या, ये सारा आपको फिजिकल और केमिकल प्रोसेस बताएगा जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे इसको। फिजिक्स में एक स्पेस की हम बात करते हैं, एक ऐसा स्पेस है जिसमें इनफाइनाइट डिमेंशंस है। जो ऑपरेटर्स हैं, खासतौर पे क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करें इस स्पेस में, और अब ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात आएगी तो यहां पर एक स्पेस भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा स्पेस है, और साथ में जो इन वेक्टर्स पे काम हो रहा है या वेक्टर्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत एक्साइटिंग चीज है, और जो आगे आप पढ़ेंगे वो इन सब से रिलेटेड होगा। लेकिन ये फिजिक्स बहुत अथाह है। अब सन के बारे में, अब आप सूरज के बारे में पढ़ें या प्लानिटरी सिस्टम के बारे में बात करें, वो भी फिजिक्स में आता है। गैलेक्सीज जो हम हमेशा हमारे एक तरीके से एक्साइटमेंट में रहती है, हम चाहते हैं कि उसके बारे में जानें, जो दूर 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 बहुत दूर है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और बहुत बड़े डिस्टेंस, यहाँ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में हम लोग थक जाते हैं, लेकिन लाइट और बाकी चीजें इतनी दूर है, बिलियन लाइट ईयर। लाइट को एक साल में कितना ट्रैवल करने में टाइम लगता है, वो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा डिस्टेंस है ये। और ऐसे ऐसे मैटर जिनका
वेट किलोग्राम में नहीं है, 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg नहीं है, बिलियन ऑफ किलोग्राम में है। इसके अलावा इंटरगैलेक्टिक स्पेस, किस तरीके से आपके स्टार्स जन्म लेते हैं, इवॉल्व करते हैं, फिर उनकी डेथ होती है, वो खत्म होते हैं, ये सब आता है एस्ट्रोफिजिक्स में। ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स की। तो ये वैक्यूम से लेकर जहां कुछ भी नहीं है वहां से लेकर इंफिनिटी तक फिजिक्स का की दखल है। फिजिक्स का आप कह सकते हैं कि प्रमाण है और उसकी दूरी है। वैक्यूम भी एक डेफिनेट स्टेट माना जाता है फिजिक्स में। तो स्कोप जो है फिजिक्स का एक लेंथ स्केल में, वो 10⁻⁻14 मीटर, यानी कि आप रेडियस मान लीजिए न्यूक्लियस का, बहुत कम नंबर है ये। इससे आगे बढ़ जाइए तो 10⁻26 मीटर, ये बहुत 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 बड़ा डिस्टेंस है, जो गैलेक्सीज की दूरी है, लेंथ है उनका। तो बहुत जबरदस्त स्केल पे आप हम लोग काम करते हैं फिजिक्स में। 10⁻40, ये 10⁻40 आपको 10⁻40 लिख रहा है, लेकिन अगर इसके 0 आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से लिखना शुरू करेंगे तो यहां पर भी खत्म नहीं होगा। ये रेंज जो टाइम स्केल का हम फिजिक्स में लेते हैं, जैसे 10⁻22 से लेकर 10⁻18 सेकेंड तक। अब स्पीड ऑफ लाइट देखिए आप कितनी है। जो रेंज है मास का, वेट, मास, उसका भार, वो वेरी करता है 10⁻30, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन का मास नापते हैं या हम यूनिवर्स का पूरे का मास नापे तो 10⁻55 kg, इतने लेवल तक जाते हैं। मैं एक टेबल से आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या रेंज है फिजिकल क्वांटिटी की, जहां तक लेंथ, टाइम और मास का सवाल है। आप देखें कि जो ऑर्डर है, जो लेंथ स्केल है अलग अलग ऑब्जेक्ट का, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है। साइज देखिएगा आप, या डिस्टेंस देखिए ऑब्जेक्ट का। रेडियस प्रोटॉन का क्या है, 10⁻−15। ऐसी रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। साइज हाइड्रोजन एटम का, थिकनेस पेपर का, हाइट आपकी या मेरी, हाइट माउंट एवरेस्ट की, रेडियस क्या है अर्थ का, डिस्टेंस क्या है सन का अर्थ से, साइज क्या है अपने गैलेक्सी की, और डिस्टेंस क्या है बाउंड्री जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की है। तो 10⁻−15 से लेकर हम 10⁻24 तक आ गए। तो यहां तक हमारा ऑर्डर है जहां तक हम डील करते हैं, बात करते हैं। और भी इससे आगे हो सकता है, यहाँ ये कोई लिमिट नहीं है। इससे नीचे जा सकते हैं, इससे ऊपर जा सकते हैं। और क्योंकि आप लोग बडिंग साइंटिस्ट हैं, आगे बढ़ के आप में से कई लोग साइंटिस्ट बनेंगे, कई लोग इस पे काम करेंगे, तो आप इसमें और भी चीजें इवॉल्व करेंगे आप लोग। अब ये जो चीज है, ये जो टेबल है, ये आपको बता रहा है कि टाइम इंटरवल अलग अलग इवेंट का। तो देखिए, जो सबसे अनस्टेबल पार्टिकल है वो कितने समय जीता है, 10⁻24। अगर इसको आप कंप्यूट करने की कोशिश करें तो ये इतना कम है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे लाइट, कितना समय लाइट को लगता है ताकि वो न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करे, या आप एटॉमिक वाइब्रेशन का पीरियड नापना चाहें या साउंड वेव का पीरियड नापना चाहें, आपकी आंख जब झपकते हैं, पलक जब झपकते हैं, कितना समय लगता है। ह्यूमन हार्ट बीट, जब हमारा दिल धक धक करता है तो कितना समय उसके बीच में जाता है। कितना समय लगता है अर्थ को रोटेट करने में, कितना समय लगता है अर्थ को रिवॉल्व करने में। रोटेशन अपनी धुरी पे होता है, रिवॉल्व जो होता है वो सन के अराउंड होता है। कितनी हमारी एवरेज लाइफ स्पैन है, और क्या है एज है यूनिवर्स की। तो 10⁻24 से लेकर 10⁻17 तक हम इसको डील करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आप में से कई लोग इस वैज्ञानिक बनेंगे, तो इसके नीचे भी लाइएगा, इससे ऊपर भी लाइएगा, कुछ नई खोज कीजिए ताकि इस किताब में या इन बक्सों में कुछ और भरा जा सके। यहाँ पर ये मास का है, कितना मास, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10⁻30। ये बहुत 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 कम है, इतना कम है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रोटॉन है, डस्ट पार्टिकल है, मॉस्किटो, मच्छर, फिर आप अंगूर की बात करें, ह्यूमन बींग आप मेरी बात करें, अर्थ की, पृथ्वी की बात करें, सूरज, मिल्की वे गैलेक्सी या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, 10⁻10⁵, इतना इसका मास है। तो जो स्कोप है फिजिक्स का, वो दो बेसिक के बड़ी इंटरेस्टिंग डोमेन्स में हम देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, जो हमारी आंखों से अगर हम अपनी बात करें तो हम उसको बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाएंगे, या इतने कम लेवल पे हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैक्रोस्कोपिक मतलब इतना बड़ा है जिसको भी हम नहीं देख सकते और उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते, केवल हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सिस्टम हैं जो शांत है या रुके हुए हैं, ऐसे भी सिस्टम है जो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। तो जो फिजिक्स है वो पूरी तरीके से टाइम, मैटर और एनर्जी के राउंड 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 घूमेगी, और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नॉर्मल इवेंट, जैसे एक सामान है जो नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल है,
या बलून देख लीजिए, फ्री फ्लाइट हो रही है उसकी, राइट। कोई पिन आप पानी में डालिए, किस तरीके से वो नीचे जाता है उससे, और कोई अगर शिप है वो पानी के अंदर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका LHC है, लार्ज हाइड्रोजन कॉरिडोर, या ITR की बात करें, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और मून मिशन। ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं हमको और बड़े अच्छे लगते हैं, एक्साइटमेंट होता है इनको सुन के, ताकि हम भी इसका पार्ट बने। ऐसे हमारे इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम लिए बगैर हम इस चर्चा को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे CV रमन साहब है, JC बोस साहब है, MN साहा साहब है, होमी भाभा साहब है, SN बोस है, विक्रम साराभाई साहब है, S चंद्रशेखर जी हैं, और इनकी लिस्ट एक्सेट्रा में नहीं खत्म करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज हमको वो चीज़ बताई, वो चीज़ सिखाई, जिससे हम लोग और डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं। तो कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट में आपको बता देता हूं जो इस पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट है जो खास तौर पे फिजिक्स के फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे आप में से कई लोग फिजिक्स में इंटरेस्ट होंगे, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं फिजिक्स में, या उनका बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो इन इंस्टीट्यूट को अपने दिमाग के पीछे बैक में रखें, ताकि आगे अगर आप फिजिक्स में काम करें तो आपको इस जगह जाने में कोई ज़रूर कोई प्रेरणा मिले और आप इसमें जाएं। जैसे बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, गेट अगर आप देते हैं जो इंजीनियरिंग के बाद होता है, तो उसमें आप डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं गेट के अच्छे स्कोर पे। ऐसी आपका फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में। आपका IPR गांधीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है भुवनेश्वर में। दिल्ली में NPL है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। पुणे में IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है। ऐसी बैंगलोर में ISC है, ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बहुत बहुत फेमस और बहुत मान्यता प्राप्त ये जगह है। ऐसी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में। ऐसी TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ पर भी फिजिक्स में रिसर्च होती है, बहुत उच्च दर्जे की इसमें रिसर्च होती है। और इंदौर में की बात करें तो वहाँ पर CAT है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। दिल्ली है न्यूक्लियर साइंस सेंटर। कलपक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। अपने एरिया के, अपने घर के, अपने क्षेत्र के आसपास देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसमें। ये वो ऐसी जगह है जो हमारे देश को फिजिक्स में बहुत आगे बढ़ा रही हैं और कंसिक्वेंटली पूरे विश्व को आगे बढ़ा रही हैं। ये कुछ नाम मैंने आपको बताए, चाहे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च हो, साहा इंस्टीट्यूट हो, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी हो, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर है, वेरिएबल आपका एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म भी है। देखिए, आप हर एक फील्ड पे फिजिक्स की हमारे पास इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। यानी कि अगर आप में ज़रा सी भी इच्छा है या ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और इसरो के बारे में बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, SAC है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, IITs है बहुत सारी जगह पे, NITs हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हम फिजिक्स पे काम करते हैं। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। अब किसी भी कॉर्नर में अगर अब वर्ल्ड के पहुंचना है, हवाई जहाज की टिकट बुक करिए और पहुंच जाइए। बहुत कम समय लगता है और मैं कहूँगा कि कुछ घंटे ही लगते हैं। आप एक जगह बैठ के, घर पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ आप इंडिया में बैठे हुए हैं, US में कोई ओलंपिक चल रहा है या कुछ क्रिकेट मैच हो रहा है दुबई में, तो आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट। आप सोलर सिस्टम के फोटोग्राफ देख सकते हैं, ले सकते हैं गैलेक्सीज के। ये सब पॉसिबल है फिजिक्स के कारण। तो जो प्रोग्रेस हुआ है, जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर हम सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट मानते हैं वो व्हील को मानते हैं, और इस व्हील से आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, बुलक कार्ट से बाइसाइकिल, बाइसाइकिल से मोटरसाइकिल, कार, शिप, एरोप्लेन, कहाँ तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीग्राम से टेलीफोन, टेलीफोन से मोबाइल, मोबाइल से सैटेलाइट फोन, ये कम्युनिकेशन में आ गए। ऐसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, ये सब एंटरटेनमेंट की लिए यूज़ होते हैं। हीटर, केरोसिन स्टोव, गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, ये आज हमारे जिंदगी के, हमारे दिनचर्या के एक पार्ट हो गए, नेसेसिटी हो गए, ये सारे किचन में यूज होते हैं। और ये सारे के सारे किसी न किसी लॉ या थ्योरी पे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ को आसान बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब लोगों और इन सब बड़े बड़े जो फिजिक्स में जिन्होंने काम किया है, उनका प्रैक्टिकल यूज़ है। जिन्होंने थ्योरी दी, जिन्होंने लॉज दिया, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। तो ये फिजिक्स ही है
जिसने हम सबको बताया कि रेडिएशन क्या होती है, किस तरीके से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं, चलते हैं। और ये जो फिजिक्स है ये भी इन्होंने ही हमको इंस्ट्रूमेंट दिए हैं ताकि हम अल्ट्रासोनिक या ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकें। ऑप्टिकल फाइबर की आप कम्युनिकेशन स्पीड जानते हैं, इतनी फास्ट है कि जिसको कोई मैच नहीं कर पाता है। और इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजीज, हमारा शरीर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सरे कैसे होता है, सोनोग्राफी कैसे होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी कहाँ से होता है, ईएसआर इलेक्ट्रॉनिक, आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या आप एनएमआर की बात करें, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या एंडोस्कोपी की बात कर लें, आपके पेट में, आपके एसोफेगस में डाल के देखा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कहाँ से आई है ये सब फिजिक्स की देन है। माइक्रोस्कोप की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, या एएफएम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की बात करें, तो ये भी जो मटेरियल टेक्नोलॉजी है या नैनो टेक्नोलॉजी है, या और अंदर जाएं तो बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में या उनके आज भी रिसर्च में हमारे इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग है। इसके अलावा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, रॉकेट है, मिसाइल है, स्पेस शटल है, मैनमेड सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग है, ये भी हमारे ऐसे शब्द हैं जो आप बहुत सुनेंगे, न्यूज़पेपर में सुनेंगे। और ये सारे जो चीज़ें हैं कहाँ से आ रही हैं, या फिर हम लेजर्स की बात करें, रडार, माइक्रोवेव, इन सब को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये सब फिजिक्स की देन है। फिजिक्स ने हमको बताया है कि कैसे, किस तरीके से हम बहुत लो टेम्परेचर कर सकते हैं क्रायोजेनिक्स का यूज करके। फिजिक्स आप माता जी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि फिजिक्स हर जगह, फिजिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बट मैं एक जरूर कहूंगा, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनका नाम हम लोग इस किताब में देखें या इस डिस्कशन में देखें, क्योंकि फिजिक्स अभी तक पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, लेकिन कोई ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसमें आज भी हम लोग चाहते हैं कि जो चीजें अनरिजॉल्व रह गई है, जो चीज डिस्क्राइब नहीं हो पा रही है, वहां पर हम आप लोगों का दखल चाहते हैं कि आप लोग इसमें आगे बढ़े। जैसे डज यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट? क्या यूनिवर्स में केवल सिंगल एलिमेंट है? क्या मैटर और एनर्जी ये एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं? क्या यूनिफिकेशन अलग अलग फोर्सेस का पॉसिबल है? क्या फ्यूचर है यूनिवर्स का? आगे क्या होने वाला है हमें कुछ पता नहीं है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को लेकर हम कुछ चीजें अटेम्प्ट करेंगे सॉल्व करने की या डिस्कस करने की। एक तो यूनिफिकेशन है, एक आपका रिडक्शन है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब एक बात समझिए, आपके पास एक बॉल है, इसको आप एक फ्लोर पे रोल कर देते हैं। कौन कौन से फोर्स इसमें अप्लाई आपने किए, या इसके बाद जब आपने इसको रोल कर दिया तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ये बॉल कुछ समय पे जाके आगे जाके ये रुक जाएगी। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है? हम इसको उठाना चाहते हैं, हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप देखें कि आपको कोई अगर धक्का देता है, कुछ पुश करता है या आपको अपनी तरफ खींचता है, तो आपको वो एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत सारी चीज है, डे टू डे लाइफ में हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो स्कोप क्या है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है इस फोर्स का, क्योंकि फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइजैक न्यूटन साहब थे, ये पहले फिजिसिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट बताया फोर्स का। और उन्होंने कहा, और उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया, उन्होंने बाकायदा लॉज दिए जो मोशन के आज भी हम यूज करते हैं ताकि हम चीजों को समझें और प्रॉब्लम सॉल्व करें। उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी हमको आगाह किया, हमको इंटीमेट किया, और आज हम उनकी जो ये चर्चाएं हैं, जो लॉज हैं और जो हमने दिया, उससे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, माइक्रोस्कोप से जो देखे जा सकते हैं बहुत छोटे होते हैं, मैक्रो मतलब बड़े होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। आप चल कैसे पाते हैं? चलते आप फ्रिक्शनल फोर्स के कारण है। एक कंप्रेस स्प्रिंग है, एक उसमें क्या फोर्स है, उसमें टेंशन क्या हो रही है, कभी आप कुछ चीज खींचते हैं उसमें क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन क्या होता है, जो फ्री सरफेस है लिक्विड में उसको उस पे क्या टेंशन लग रहा है, जो फ्लूइड मीडियम है, जो गीली चीजें होती है, फ्लूइड टाइप में होती है, उसमें विस्कस फोर्स क्या लग रहा है। तो इसके अलावा जो फोर्स जनरेट हो रहा है जब इलेक्ट्रिकली चार्ज और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं या उनके आपस में कुछ कॉम्बिनेशन हो, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक और इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप माइक्रोस्कोपिक डोमेन में देखेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
अब फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हम ये जानते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है और हर एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है वो यूनिवर्स में जो इसको एक्सपीरियंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो न्यूटन साहब ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उन्होंने कहा कि जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है यानी कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है। मतलब दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और उनके बीच की दूरी r है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स है म्यूचुअल अट्रैक्शन का दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मासेस के कारण, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी है, इसके बीच में कोई मीडियम आपको उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम फंडामेंटल फोर्स से इसको कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये वीकेस्ट फोर्स है, इससे वीकेस्ट फोर्स नहीं है। लेकिन जितने भी फिजिकल फिनोमेना आप आसपास देख रहे हैं यूनिवर्स में, वो सारे के सारे आपके इसी पे बेस्ड है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप खड़े हो सकते हैं जमीन पे। एक बॉल जो आप ऊपर की तरफ उछालते हैं वो आपके पास दोबारा आ जाती है। जो टाइड्स है, आपने लो टाइड हाई टाइड सुना होगा, जो खास तौर पे जो सी के आसपास लोग रहते हैं समुद्र के, ये जो टाइड्स है ये कैसे आ रही है? इसको बिलीव किया जाता है कि जो पृथ्वी और मून चंद्रमा के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण आती है, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन है उसके कारण आती है। तो जो इफेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जो सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड, हम या तो मैन मेड है या फिर आपके नेचुरल सैटेलाइट है, या मोशन है प्लैनेट का सन के अराउंड, या यूनिवर्स का फॉर्मेशन है स्टार्स का या गैलेक्सीज का, इन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा उपयोग है या इसका रोल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो जो फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो चार्ज पार्टिकल जब ये रेस्ट पे होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है, वो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स फोर्स लॉ। तो जो फोर्स है इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट उन दोनों के चार्ज के, Q1 Q2 चार्ज मान लें, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के। इन्वर्स, अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इनके बीच में जो दूरी है, अगर लाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे। लेकिन अगर चार्जेस प्लस इस तरीके से है यानी कि अनलाइक है, तो ये आपस में एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब चार्ज मोशन में है तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करने लगते हैं, और जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या पैदा करती है? ये एक फोर्स पैदा करती है इस मूविंग चार्ज में। जो इंटेंसिटी है, जो पावर है मैग्नेटिक फील्ड की, ये चेंज होती है। क्यों? क्योंकि मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल में। तो जो कंबाइंड इफेक्ट है इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, ये इनसेपरेबल है, इसको आप दूर नहीं कर सकते। तो जो कंबाइंड इफेक्ट है इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, EMF कहते हैं इसको, ये इनके बीच में जो मीडियम है उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग दूरी का फोर्स है, और इसमें भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड तो कर रहा है इसमें मीडियम जो आज के बीच में आ रही है, लेकिन एक और चीज है कि लॉन्ग, इसमें मीडियम इसको चाहिए नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इज वेरी स्ट्रांग, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है। अगर दो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो 10 की घात 36 10 टू द पावर 36 टाइम्स होता है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की, किसी भी डिस्टेंस पे ले लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो इफेक्ट है, आप देखें लाइटनिंग जब होती है, जब बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिक बेल जब रिंग होती है,
यहां पर आप देख पाते हैं कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर फोर्स, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम कूलम लॉ के तौर पे चले तो जो रिपल्सिव फोर्सेस है ये क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन प्रोटॉन, अगर आप प्रोटॉन कह रहे हैं कि प्रोटॉन इसके अंदर है तो प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों आपस में रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये न्यूक्लियस को एकदम अनस्टेबल होना चाहिए। ये बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन प्रोटॉन को बांध के रखा हुआ है। इन प्रोटॉन को उन्होंने प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन को भी बांध करके रखा हुआ है, अदरवाइज तो अनस्टेबल हो जाएगा चीज। तो जो चार्ज है, या ये कहिए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, जो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। फिर से समझिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये एक प्रोटॉन नहीं है, बहुत सारे प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बहुत सारे हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन 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 के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कुछ ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि अभी भी ये स्टेबल है। ये फोर्स जो है 100 गुना स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 की घात 36 10 की पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स की। और ये फोर्स कहाँ है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस कितना छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर इसका रेडियस है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और कोई फोर्स नहीं है। ये फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसको आप एक मान सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल क्वार्क से बना है, क्वार्क से बना हुआ है। आज जो रिसर्च चल रही है तो हम इसको क्वार्क क्वार्क फोर्स पढ़ते हैं। आज से अगर 15 साल पहले आप यही किताब या यही डिस्कशन लेते तो ये क्वार्क शब्द का नाम नहीं था। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उनके जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, वो उस पर काम नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे बाहर चले जाते हैं या वापिस आ जाते हैं। एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां काम करता है, ये कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्रोसेस है जैसे बीटा डीके, जो बीटा डीके होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का। तो बीटा डीके में क्या होता है, बी डीके कहते हैं इसको। जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और एक चार्जलेस पार्टिकल एमिट करता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो। तो क्या क्या एमिट कर रहा है ये बीटा डीके में, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो चार्जलेस पार्टिकल है उसको ये एमिट कर रहा है। अब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो वीक है। ये कहां से आता है, क्योंकि जो न्यूट्रिनो के बीच में इंटरेक्शन है किसके साथ, बाकी पार्टिकल के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये कम है, इसलिए इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कम है, राइट। तो रेंज जो वीक न्यूक्लियर फोर्स की है वो 10 की घात -15 मीटर है। अब यूनिफिकेशन की बात करते हैं। जो फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में जो अभी हमने देखे, उनका रेंज, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये हम अभी एक टेबल में इसको मैं समराइज करता हूं। बहुत सालों से फिजिसिस्ट इस काम में लगे हैं या इस सोच में लगे हैं, क्या ये सारे फंडामेंटल फोर्सेस क्या एक सिंगल फोर्स से आ रहे हैं। अब इसको समझिएगा, क्या ये सारे फंडामेंटल फोर्सेस है वो एक सिंगल फोर्स की हाइपोथेसिस से डिफाइन हो सकते हैं। ये सब आपके लिए भी खुला हुआ है, इस पे भी आप थोड़ा सा तल्लीनता से सोचेगा। तो जैसे मैंने अभी थ्योरी में भी बताया, फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर के हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इनसे लिया जाए तो 10⁻38 है और इनफाइनाइट है, बहुत बहुत दूरी पर ये फोर्स चलता है। जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में ये जो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो 10 की घात -13 10⁻30 रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इनसे कंपेयर किया जाएगा। वेरी बहुत शॉर्ट है, न्यूक्लियस के अंदर काम करता है 10 की घात -15 मीटर। और एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रिनो है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो 10⁻2 इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है और ये काम करता है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसे मैंने बताया सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो अगर इसका 1 है तो बाकी सबका इतना है, इसलिए इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं, इसको 1 दिया गया है।
बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियस या एक एटम के अंदर काम कर रहे हैं। और ये काम किस पे करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे, न्यूक्लियॉन्स पे, इन दोनों को मिला दें तो न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूटन साहब ने, इन्होंने जो टेरेस्ट्रियल है और सेलेस्टियल डोमेन है, जो जमीन पे है और जो जमीन से अलग है, उन सबको एक कॉमन लॉ जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं उसके अंदर ले आए। ऑर्स्टेड और फैराडे साहब ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना क्या होता है और ये इनसेपरेबल है। मैक्सवेल साहब ने क्या यूनिफाई किया? उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। उन्होंने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उन्होंने इन दोनों को यूनिफाई कर दिया। आइंस्टीन साहब ने क्या यूनिफाई किया? उन्होंने यूनिवर्सल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उनको यूनिफाई किया। लेकिन कोशिश करनी की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन आज भी इस पे काम चल रहा है। ग्लासो साहब, सलाम साहब और विनबर्ग, इन्होंने बताया कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको हम अलग अलग एस्पेक्ट से देख सकते हैं, अलग अलग व्यू से देख सकते हैं। इनको एक नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो जो एफर्ट हुए यूनिफिकेशन के इन फंडामेंटल फोर्सेस के, वो आज भी जारी है। आज भी इस पे जो फिजिसिस्ट है वो काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसको टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या प्रोग्रेस हुआ, जो लैंडमार्क साबित हुए। आइजैक न्यूटन साहब ने 1687 में 1687 में उन्होंने सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को यूनिफाई किया। उन्होंने ये बताया कि एक ही लॉ, और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये दोनों ही डोमेन में लगते हैं, लगा सकते हैं। ऑर्स्टेड साहब और फैराडे साहब 1820 और 1830 में इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना इनसेपरेबल है। इन्होंने कहा ये दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें। मैक्सवेल साहब ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब 1873 यानी कि 1873 में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को यूनिफाई किया, और उन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर ग्लासो साहब, सलाम साहब और विनबर्ग साहब ने 1979 में उन्होंने कहा कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से बोल सकते हैं कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्स है। कार्लो रूबिया और वैंडर मीर साहब ने 1984 में इन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया इलेक्ट्रो वीक फोर्स का, जो कि इन्होंने, इन साहब लोगों ने बताया था। नेचर, प्रकृति और फिजिक्स लॉ। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना की बात करें, अलग अलग डिफरेंट फोर्स इसमें लग रहे हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज इसमें चेंज हो रही हैं, लेकिन कई फिजिकल क्वांटिटीज इसमें कांस्टेंट रहती है। जो फिजिकल क्वांटिटी जो अनचेंज रहती है, उनको हम कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है ये समय के साथ चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम इसको कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या चार्ज, या लीनियर मोमेंटम, या एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, ये रोल प्ले करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और बेसिक रोल ये फिजिक्स में अपना निभाते हैं। क्या है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यह मैकेनिकल एनर्जी है, इसको आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप इसमें चेंज कर दीजिए, मैकेनिक MGH यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में चेंज कर दीजिए। पोटेंशियल और काइनेटिक को दोनों मिला के ही मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। कोई भी एक प्रोसेस जब काम कर रहा हो किसी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में, तो एल्जेब्रिक सम चार्ज का हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम की बात करें, तो यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम में 0 है, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा उस सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, इस सब के बारे में बात करेंगे, ये शब्द जो है काफी आने वाले हैं, अभी आप केवल इसको एक इंट्रोडक्शन की तरह समझिए। यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पे जो काम कर रहा है वह 0 है,
तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा टोटल, वो सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये और चीज़ें हम इसको देखेंगे, आप अपने जो दोस्त हैं वो इसके अलावा, इन लॉ के अलावा, जैसे कंजर्वेशन फॉर स्पिन है, ब्रेयर नंबर है, स्ट्रेंजनेस है, हाइपर चार्ज है, ये सब चीज़ें भी हैं, इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ये नेचर में आप देखिए ये सब चीज़ें हमारे पास हैं और हम कह रहे हैं कि लॉज भी है कंजर्वेशन भी। तो फिजिक्स में जो स्टडीज़ हैं वो स्पेस और टाइम के लेवल पे हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स स्पेस यानी जगह और टाइम मतलब समय। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेस और टाइम को अलग अलग समझा जाता है, इनको इंडिपेंडेंट समझा जाता है। लेकिन अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखें जो आइंस्टीन साहब ने दी थी, तो स्पेस और टाइम बिल्कुल रिलेटेड है। स्पेस होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, इसके बारे में बात करेंगे, एक जैसा है तो आइसोट्रोपिक। इसके कारण हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। इसी की बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास अगर टाइम है तो ये होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, ये भी। अब क्योंकि इसकी होमोजेनिटी है टाइम की, तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन अभी तक फिजिक्स के जानने वाले ये जानने में अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आइसोट्रोपिसिटी है, व्हाट विल बी द पॉसिबल रिजल्ट ड्यू टू आइसोट्रोपिसिटी ऑफ टाइम। जो टाइम की आइसोट्रोपिसिटी है उसका पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा। तो एक साहब थे डायरेक, बड़े ग्रेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे 20वीं शताब्दी के। इनका ओपिनियन ये था कि जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जरूर आइसोट्रोपिक नेचर टाइम का एक रिजल्ट हो सकता है। या ये कहें कि हम बेसिक रीजन तो जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के एग्जिस्टेंस का क्या है, या एंगुलर मोमेंटम का या एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एग्जिस्टेंस क्या है। लेकिन हम फिर भी एफर्ट लगा रहे हैं ताकि जो इसके अंदर की मिस्ट्री है नेचर की, इस खास तौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, उसमें क्या है, राइट। तो आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ी राह खोलता है, क्या प्रॉब्लम फिजिक्स के हैं। अगर इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए तो बहुत अच्छा होगा। समराइज करते हैं, जो शब्द है भौतिक विज्ञान, जो हिंदी और गुजराती में हम यूज करते हैं, वो रिलेटेड है साइंस फिजिकल वर्ल्ड का, जो संस्कृत वर्ड भौतिकी से आया है। इंग्लिश वर्ड फिजिक्स, ये आया है ग्रीक वर्ड नेचर से। जो फिजिक्स है वो किससे डील करती है, जो भी बेसिक लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति से जो रिलेटेड है, चाहे वो मैटर से रिलेटेड हो, एनर्जी ऊर्जा से हो, या चीजों से, वस्तुओं से हो, या उनके मैनिफेस्टेशन उनके और इफेक्ट्स किसी और फिनोमेना पे। जो स्कोप है फिजिक्स का, वो दो बेसिक डोमेन पे हम बात करते हैं। एक तो मैक्रोस्कोपिक, बहुत बड़ा, और माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा, यानी कि बहुत छोटा। स्टैटिक, रुके हुए, और डायनेमिक सिस्टम्स पे भी जो मूव करते रहते हैं, उस पर भी फिजिक्स हम बात करते हैं। जो बेसिक लॉ है फिजिक्स के वो यूनिवर्सल है, और ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कंडीशन में हम लगा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर की। और जो अटेम्प्ट है इनके यूनिफिकेशन के, इनको जोड़ने के, ये आज भी चल रहे हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, उन्हें हम कंजर्व्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, चार्ज है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ये फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स के, जिसके बारे में आज भी डिस्कशन चालू है, रिसर्च चालू है। फिजिकल वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स जो खास तौर पे हमारे एमसीक्यूज टाइप हैं, उनको हम देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डैश आर 2 फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स। कौन से है इसमें? मैटर एंड रेडिएशन। डैश इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या ये प्लाज्मा है? डी। न्यूक्लियस ऑफ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ विच फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। न्यूक्लियस किस फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट से बनता है? उत्तर इसका है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन राउंड 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 घूमते रहते हैं। व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ ईसीजी? ईसीजी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? ये है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमआर? एनएमआर क्या है?
ये आपका है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएसआर? ईएसआर क्या होगा? ईएसआर है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। द फोर्स exerting between neutron and proton within the nucleus, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विच पार्टिकल आर एमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके फ्रॉम द न्यूक्लियस? बीटा डीके में क्या निकलता है? एक तो न्यूट्रिनो है ही आपका और साथ में इलेक्ट्रॉन, तो डी है इसका उत्तर। स्पेस आइसोट्रोपिक है। कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसका रिजल्ट है? डायरेक्ट साहब की बात आपको याद होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्पेस होमोजीनियस है। कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन इससे आता है? स्पेस होमोजीनियस है, इसका उत्तर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टाइम होमोजीनियस है। कौन सा लॉ इसका रिजल्ट है? उत्तर आता है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगला सवाल है, जो बेसिक रीजन बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ विच कंजर्वेशन ऑफ लॉ इज स्टिल नॉट नोन? एक ऐसा कंजर्वेशन लॉ है जिसका अभी तक हमको बेसिक पता नहीं चल पाया, क्यों है ये? उसका उत्तर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सवाल जवाब है, इसको ट्राई करिए। इन सवाल जवाब का उत्तर मैं दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की। ऑल द बेस्ट।